देवी और सज्जनों नमस्कार। हमारी इस वेब सीरीज के आखिरी पेशकश से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका, जिन्होंने केवल भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेश से भी हमें काफी प्यार दिया और इस वेब सीरीज को इसी तरह से आगे अलग अलग विषय लेके देश को और देश के वीरों के बारे में बताने के लिए हमें काफी प्रेरित किया। ये वीर क्या कहते हैं? ये वीर तो केवल इतना ही कहते हैं कि भारत मां के चरणों में ये शीश झुका दिया, इस माटी पर मर मिटने का एक वादा निभा दिया। तू मायूस ना हो, ले चले मौत के फरिश्ते, क्रांति वीरों का ही खून हूं, ये मैंने दिखा दिया। याद रखें या भूले दुनिया मुझे ये गम नहीं, याद रखें या भूले दुनिया मुझे ये गम नहीं। एक कर्ज था मुझ पर मेरी मां का, मैंने चुका दिया। एक कर्ज था मुझ पर मेरी मां का, मैंने चुका दिया। इस वेब सीरीज को चलाने का मात्र उद्देश्य यही था कि हमारे वीरों की कुर्बानियां, उनके परिवारों के बारे में आपको रूबरू कराया जाए। हमने समय के अभाव के कारण कारगिल के चमन से केवल 6 फूल चुने। इसका मतलब यह नहीं कि हमने 527 कुर्बानियों को नजरअंदाज किया। हम भूले नहीं हैं उन 527 जवानों को और उनकी कुर्बानियों को। ना ही हम भूले हैं 1300 उन जवानों को जिन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये कार्यक्रम करते हुए या इस वेब सीरीज को करते हुए जो प्यार आप लोगों ने दिया, उससे हम आपको आश्वासित करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। इस वेब सीरीज को आप तक पहुंचाने के लिए काफी लोगों ने परिश्रम लिया। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय आपसे करवाता हूं। हमारे मार्गदर्शक कर्नल समीर राउत सर, सेना के अनुभव के साथ जिन्होंने पिछले 6 दिन से आपको इन वीरों के सफर करवाया, इनकी कहानियों का सफर कराया, वे हमारे कर्नल तरुण कुमार सर हैदराबाद से जुड़े थे। आईफ्राई इवेंट्स के टेक्निकल टीम के भी मैं शुक्रगुजार हूं, जिसमें श्री महेश आवटी सर, श्री संदीप काळे सर, श्री सत्यजीत पाटिल सर और उत्कर्षा पाटिल, इन्हीं के परिश्रम से यह वेब सीरीज आप तक पहुंची। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब शहीदों की आरती उठे धूम से देश वालों, तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी इन वीरों को भूल जाना नहीं। नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप आपके कीमती सुझाव हमें दे सकते हैं, जिसके कारणवश हम आने वाले दिनों में और भी अच्छी तरीके से आपको कुछ कार्यक्रमों से अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बात करेंगे। परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे के आखिरी शब्द थे, ना छोड़नू। जी हां, 11th गोरखा राइफल्स 1st बटालियन सचिन में अपना कार्यकाल कंप्लीट करके पुणे जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उन्हें ऑर्डर मिला कि पुणे ना जाकर उनकी यूनिट अब बटालिक मूव करेगी। बटालिक वो जगह थी जहां पर ऑलरेडी ऑपरेशन विजय के अंतर्गत दुश्मन के साथ घमासान हो रहा था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे इससे पहले अपनी लगन, निष्ठा और आगे बढ़कर काम करने के लिए यूनिट में अपनी जगह बना चुके थे। मनोज ने हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया था। पिछले कुछ महीनों के अंदर मनोज की पलटन ने और मनोज ने खुद कुकुरथांग, जुबर टॉप जैसे कई पहाड़ी चोटियों पे अपनी विजय हासिल करके नाम कमाया था। अब
गुरखा राइफल्स की इस पलटन को खालोबार टॉप कैप्चर करने का टास्क मिला। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय के शब्दों में, जब वो 600 गज नीचे थे खालोबार टॉप से, तो उन्होंने कहा कि दुश्मन का इतना भारी अटैक ऊपर से आ रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोलूं। अगर मैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलता हूं तो वो शहीद हो जाते हैं और लोग कहेंगे कि कैसा कमांडिंग ऑफिसर था, उसने अपने सैनिकों को मरवा दिया। और अगर मैं उनको यहीं पे रोक के रखता हूं तो लोग कहेंगे कि कैसा कमांडिंग ऑफिसर था, उसने ऐसे हालत के अंदर कुछ नहीं किया। स्थिति बेहद गंभीर थी। तभी उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने कहा कि हम इतनी ऊंचाई से हमारे पर दुश्मन भयंकर तौर पर अटैक कर रहा है, हम अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से का नेतृत्व कैप्टन मनोज कुमार पांडे को दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने बिना किसी हिचक के अपनी कंपनी को उस टास्क पे ले गए। कर्नल राय कहते हैं कि जब उन्होंने ये टास्क कैप्टन मनोज कुमार पांडे को दिया तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे के हरकत में कोई रुकावट नहीं थी, कोई हिचक नहीं थी। उन्होंने एकदम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जैसे चील अपने शिकार पर झपट्टा मारती है। मनोज कुमार पांडे ने इस अपॉर्चुनिटी को लपक के लिया और कहा कि सर, मैं अपने टीम के साथ आपका यह टास्क पूरा करूंगा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को टास्क क्या दिया गया था? ऊपर के इलाके के अंदर 4 बंकर थे, जिनमें से मशीन गन का फायर आ रहा था। कुछ ज्यादा ही हैवी फायर आ रहा था और फायर इतना जबरदस्त था कि जब तक वो फायर क्लियर नहीं किया जाता, वो पोजीशंस क्लियर नहीं होती, तब तक ये ऑपरेशन आगे बढ़ नहीं सकता था। सारा का सारा दारोमदार इन 4 बंकर्स को क्लियर करने पर था। कैप्टन ललित कुमार राय ने जब मनोज को ये टास्क दिया, उसके बाद मनोज ने अपनी टीम को उस बंकर को एनवेलप करने के लिए आगे भेजा। जैसे ही उन्होंने दुश्मन के बंकरों पर अटैक करना शुरू किया, दुश्मन के एक एक करके 3 बंकर उन्होंने कैप्चर कर लिए। इस कार्रवाई के दौरान मनोज कुमार पांडे को काफी चोटें लग चुकी थी और वो जख्मी होकर भी काम कर रहे थे। जब चौथे बंकर के लिए मूव करने की बारी आई तो उनके लोगों ने उनको बोला कि सर, आपको चोट लग चुकी है, आपका खून भी बहुत बह रहा है, हम इसको अंजाम देते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, यह टास्क मुझे मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने दिया है और इसको मैं ही पूरा करूंगा। वो दबे पांव जमीन पर धीरे धीरे चीते की तरह, जैसे चीता अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, वैसे गए। और जैसे ही वो बंकर के पास पहुंचे तो उन्हें बंकर को ब्लास्ट करने के लिए ग्रेनेड लॉब करना था। ग्रेनेड का अपना एक भार होता है। इस जख्मी हालत के अंदर मनोज कुमार पांडे इस हालत में नहीं थे कि वो लेटे लेटे उस ग्रेनेड को लॉब कर सकते, इसलिए उनको उठना पड़ा। जैसे ही वो उठे तो दुश्मन ने उनको देखा और उसने अपनी मशीन गन को उनकी तरफ घुमा दिया। दोस्तों, वो मशीन गन 14.7 मिलीमीटर एंटी एयर अटैक गन थी, जिसे एयर डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। इस गन की मारक क्षमता, इसकी वेलोसिटी, इसकी तीव्रता बहुत ही भयंकर होती है। उस गन ने मनोज कुमार पांडे के हेलमेट और उनके सिर पर प्रहार किया और वो वहां पर ही गिर गए। उनके आखिरी शब्द गिरने से पहले थे, ना छोड़नू, जिसका मतलब होता है इन्हें छोड़ना नहीं। और यकीन मानिए, आयो गुरखाली की वज्र घोष के अंदर जब अपने कंपनी कमांडर का यह हश्र देखा तो गुरखा ट्रूप्स ने जाकर निहत्थे उन पाकिस्तानियों का क्या हश्र किया होगा, आप समझ सकते हैं।
वन डे आई विल किल डेथ, इफ डेथ कम्स बिफोर मी। तो उनको मौत वगैरह से डर नहीं लगता था। वही एग्रेसिव स्पिरिट, वही नेवर से डाई एटीट्यूड जो हम एक परफेक्ट आर्मी मैन में देखना चाहते हैं। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। जब उनका एनडीए में इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया था कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही थी कि आई वांट टू गेट द परमवीर चक्र। वो हम खुद खत्म कर देंगे और सीओ साहब को हम अपना विक्ट्री साइन बता देंगे कि हमने खत्म कर दिया और टास्क कंप्लीट हो गई है। लेकिन उस यंग लड़के का देखो कितना तगड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसने सबको बताया कि नहीं, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे जो है ड्यूटी सौंपा है कि इसको खत्म करना है। और उस जवान ऑफिसर ने विदाउट हेजिटेशन क्रॉल करके नजदीक बंकर की तरफ बढ़ने लगा। हमने कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तो हमने कहा नहीं हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। तब मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अस्थियां जानी चाहिए, उस पिता के कंधे पर बेटे की अस्थियां गई हैं। दुख का कोई सीमा नहीं है दोनों के हमारे, लेकिन साथ साथ में गर्व भी है कि हमारे बेटे ने बहुत चंद्र समय में इतिहास में अपना नाम अंकित करके और समाज की सेवा करी और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। मनोज बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। वो अपने भाई बहन और मां के साथ सीतापुर के गांव रूरा के इस मकान में रहते थे और पिता परिवार का पेट पालने के लिए लखनऊ में हसनगंज चौराहे पर पान की दुकान लगाया करते। गरीबी देखी थी और अपने भाइयों को बताते थे कि भैया पढ़ाई में मेहनत करना, पापा का पैसा वेस्ट ना जाए। इतनी पढ़ाई करना, जो पापा पैसा इतनी मुश्किल से लगा रहे हैं उसको वेस्ट मत जाने देना। खुद उनको जो है अंदर से ये था कि कहीं से पापा को परेशानी ना हो हमारे पढ़ने में, यदि उनको दिक्कत हो रही है तो अपने कम से कम में काम कर लेते थे। यदि हम देते थे उनको कि स्कूल चले जाना, रिक्शे से जाना तो अपना पैदल चले जाते थे, रिक्शे से पैसा बचा लेते थे। मनोज छोटे थे, परिवार की कमाई में कोई योगदान नहीं दे सकते थे, लिहाजा अपनी जरूरतों को ही छोटा कर लेते थे। 2.5 साल के थे तो हम लोग मेला गए थे, तो हमने कहा कुछ लेना हो तो ले लो। तो कहने लगे हमको बांसुरी दिला दो मम्मी। बहुत छोटे थे तब की बात है। भुइयाँ देवी गए थे मेला, नहीं होता वहाँ शीतला मंदिर में, तो वहाँ से बांसुरी लिया था। पिता बताते हैं कि मनोज को बचपन से एक ही धुन सवार थी, वो सेना में जाना चाहते थे। स्कूल में वो हर विषय में अव्वल रहते, उनके नंबर इतने अच्छे थे कि हमेशा स्कॉलरशिप मिली। पर उनकी सारी की सारी मेहनत केवल इसलिए होती थी कि एक दिन वो आर्मी ऑफिसर बन पाए। उनका मेन जज्बा था, उनकी यही एक सोच रहती थी कि सिविल में तो सब लोग सर्विस कर लेते हैं और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो आर्मी में मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना तब हम करेंगे। हर खेल में सैनिक स्कूल में बहुत तेज थे, हर खेल को खेलते थे, सबसे आगे रहते थे
जो भी मीटिंग वहाँ पर होती थी उसको बढ़ चढ़ के उसमें, स्कूल के अलावा भी कोई कार्य होता था विद्यालय का तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ऐसी दशा में उनको जनरल नॉलेज की बातें उनके पास काफ़ी थी। जब कोई भी सैन्य अधिकारी वहाँ पर आता था उसके अगल बगल ही रहते थे, उससे वार्ता करते थे, उसकी वार्ता को सुनते थे। ये उनके आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन भी बना। 8वीं कक्षा तक लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ने के बाद मनोज आर्मी स्कूल में भर्ती हुए। उनके जुनून को जैसे एक दिशा मिल गई। 10वीं और 12वीं में बच्चे जब डेवलप होते जाते हैं, 11th-12th में फिजिकली ज़्यादा डेवलप होते हैं, ज़्यादा स्टेमिना होता है। लेकिन मनोज पूरी तैयारी के साथ पूरे जोश और शिद्दत से दौड़ता था और 9th ऑनवर्ड्स उन्होंने कभी भी क्रॉस कंट्री में पीछे नहीं देखा मुड़ के। तो स्पोर्ट्समैन और वेल बैलेंस्ड इन एकेडमिक्स, ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं चीज़ें। तो उसमें ये दोनों बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी। वो एक इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और स्पोर्ट्समैनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल था। नेशनल डिफेंस एकेडमी की लिखित परीक्षा पास करने के बाद मनोज को इंटरव्यू का कॉल आया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस इंटरव्यू में उनसे वो सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने बचपन से सोच रखा था। मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। एनडीए परीक्षा देने के लिए गए, 67 बच्चे स्कूल से गए थे, उसमें मनोज भी थे। एग्जामिनर ने वहाँ पर इंटरव्यू लेके लिए जो बैठे हुए थे सभी से कुछ न कुछ पूछा। मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो और कोई काम क्यों नहीं सीखा। तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक विश्वास, अपना आत्मविश्वास वहाँ पर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि सर मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। तो अधिकारी ने कहा जानते हो कैसे मिलता है। तो मनोज ने कहा सर जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं उसको जीवित लाऊंगा। मनोज तो पैदा ही परमवीर हुए थे। शायद इसीलिए उस बटालियन को चुना जिसे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव यानी बहादुरों से भी बहादुर कहा जाता है, गुरखा राइफल्स। 6 जून 1995 को उन्हें 111 गुरखा राइफल्स में कमीशन कर लिया गया और जोश बिल्कुल भरा हुआ था लड़के में, हमेशा खुश रहता था। और जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट ऑपरेशन या डिफिकल्ट चैलेंज सामने आ जाता, किसी वॉलंटियर को हम पूछते कि कोई वॉलंटियर है, तो सबसे पहले वॉलंटियर करने में से वो एक था। एक बहुत ही बहादुर लायक लड़का था। युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर मनोज की पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई और फिर वो सियाचिन गए। एक तो पहले ही सियाचिन में तैनाती मुश्किलों से भरी होती है, उस पर भी उन्होंने सबसे मुश्किल पोस्ट पर तैनाती की गुजारिश की। युद्ध क्षेत्र से घर पर संपर्क आसान नहीं होता। जब मिशन पर न हो तो चिट्ठियां या फिर 10-15 दिनों में एक फोन करने की गुंजाइश। 26 मई के बाद से वो घर पर एक भी फोन नहीं कर पाए थे। चिंता में डूबे घर वालों को राहत मिली जब लगभग 1 महीने बाद 23 जून को कम से कम उनकी एक चिट्ठी मिली। आखिरी खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता न करना और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है वक्त है, लेकिन आप मेरे खत का जवाब जरूर देना और चिंता न करना, मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना। यूं तो मनोज ने लगातार कई खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा किया था, लेकिन खालूवार का जो मिशन अब सामने था वो सबसे बहादुर माने जाने वाले गुरखाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। माउंटेन्स में जो वॉरफेयर होता है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बिकॉज माउंटेन्स में सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ाई होती है। माउंटेन्स में आपके 3 तरीके के दुश्मन होते हैं। एक तो दुश्मन होता है ऊंचाई, पहाड़ी,
चढ़ना पड़ता है ऐसे बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज इंक्लाइन, वो भी पूरे लदे हुए अपने सामान, आर्म्स, एमुनेशन के साथ। बहुत तकलीफ होती है। और हाई एल्टीट्यूड में जाके क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारे गोरखे लोग, बिकॉज वी आर यूज्ड टू द माउंटेन्स एंड वी आर माउंटेन पीपल, तो हम इतने यूज्ड टू होते हैं और माहिर होते हैं कि वो आराम से चलते हैं। यहाँ पर फौजियों की कठिनाइयों को समझने के लिए इस इलाके को समझना होगा जहाँ युद्ध चल रहा था। बटालिक सेक्टर में खालूवार के ठीक पीछे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा था। चोटियों पर आते हुए पाकिस्तान के 3-4 सप्लाई रूट थे और हेलीकॉप्टर लैंड करने की व्यवस्था भी। इसके जरिए जरूरत का हर सामान सीधे पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचाया जा सकता था। पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ने के लिए इस पर कब्जा आवश्यक था। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड को गोले बारूद की गर्मी वक्त वक्त पर पिघला रही थी, पर सामने से आती गोलियां और दूसरी ओर से आते गोलों के बीच बढ़ना मुनासिब नहीं था। अब केवल 60 जवान पलटन में बाकी थे। कर्नल राय 30 जवानों के साथ एक ओर से आगे बढ़ने लगे। बाकियों को साथ ले कैप्टन मनोज पांडे ने दूसरी ओर से धावा बोला। बुरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान अब बीच बीच में एयर बर्स्ट भी फायर करने लगा। ये ऐसे बम होते हैं जिनमें हवा में ही विस्फोट हो जाता है, यानी झुक के स्प्लिंटर से बचने की भी गुंजाइश नहीं होती। हिंदुस्तान का एक और वीर सपूत चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपट कर लौट रहा था। हमको एक दिन पहले पता चल गया था उसको कुछ लग गया, चोट लग गई या कुछ हो गया। पता नहीं मेरा दिल कहाँ से, हमने मतलब हमको ये लगा कि जो है हम सो रहे थे, कहीं ये लड़ाई हो रही है। हम उसको देख रहे हैं कि लड़ाई में बैठे हुए हैं। वही हाफ शर्ट सफ़ेद और पैंट ग्रे कलर की पैंट देखी, अब बंदूक लिए हैं और बस गोली आके इनको लग गई है। तो हम उठ के बैठ गए, रोने लगे। हमने कहा अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? तो इतने में बेल बजी, तो हम कहे कि कौन आया देखें। देखे तो भैया अफसर सब खड़े थे। मैं चाहा तो वहाँ जो बॉडी लाया था वहाँ से लेफ्टिनेंट अच्छे चंद्रन थे, उस समय लेफ्टिनेंट थे, वही इनकी बॉडी लेकर के हम उसी एयरपोर्ट पर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे युद्ध क्षेत्र से घर वालों को अधिक चिट्ठियां भी नहीं लिख पाए थे, पर जब उनकी लिखी डायरी घर वालों को सौंपी गई तो मां का कलेजा तड़प उठा। उन खूनी सरहदों पर कहीं बैठकर मनोज ने अपनी मां के बारे में एक कविता लिखी थी। मनोज दोस्तों या परिवार वालों के बीच कभी इतने भावुक नहीं दिखे थे, पर इस योद्धा के दिल का हाल उनकी कलम ने बयां कर दिया था। युद्ध क्षेत्र से उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी अपने इस दोस्त के नाम। अंतिम चिट्ठी जो मनोज पांडे जी की मुझे मिली, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है कि मनोज पांडे जी अपना लेटर पूरा कंप्लीट करते हैं, वॉर के सिचुएशन के बारे में बताते हैं, थोड़ा फुल्का जो भी आइडिया देते हैं, फिर थोड़ा बहुत अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताते हैं कि ये कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो कहे कि उसमें आप थोड़ा सपोर्ट जो कर पाना जरूर करना। मनोज का लिखा एक एक शब्द आज उनके परिजनों ने सहेज कर रखा है, कुछ प्रेरणा के लिए, कुछ हौसले के लिए। मनोज ने एक जगह लिखा था, कुछ लक्ष्य इतने नेक होते हैं कि इनमें असफलता भी यश लेकर आती है, पर अपने प्राण देकर भी कैप्टन मनोज अपने लक्ष्य में सफल हुए थे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए यश लेकर आए थे। दोस्तों, जब भी हम इन वीर जवानों की बात करते हैं, इन परमवीर चक्रा, महावीर चक्रा, वीर चक्रा से प्रशस्ति पाने वाले सैनिकों की बात करते हैं, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि उनकी ऐसे समय पे मनस्थिति क्या रही होगी। क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे, या शायद उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग मिली कि वो इस तरीके के इंसान बन गए। मनोज कुमार के आखिरी शब्द ना छोड़ूं उनकी उस मानसिकता को जाहिर करते हैं जहां पर उनके लिए सिर्फ लक्ष्य ही सुप्रीम था। उन्हें सिर्फ अर्जुन की तरह
मछली और उसकी आंख दिखाई दे रही थी और कुछ भी नहीं। आज जब हम मनोज कुमार पांडे के बारे में बात करते हैं तो मैं उनके बारे में आपको चंद बातें बताना चाहता हूं। मनोज कुमार पांडे का अपने बारे में एक कथन था। उन्होंने कहा कि सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। इसका मतलब है कि कुछ लक्ष्य इतने योग्य होते हैं कि असफलता भी अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती है। इस छोटे से 22 साल के नौजवान के ये शब्द आज भी हमारे को रोमांचित कर देते हैं। उसकी क्या समझ रही होगी, उसकी क्या अनुभूति रही होगी, उसने कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी। लक्ष्य के बारे में उनका यह मानना था कि अगर मुझे मौत का सामना करना पड़ा लक्ष्य जीतने से पहले तो मैं मौत को भी मार दूंगा। ये जज्बा, ये जाबाजी एक भारतीय ऑफिसर के अंदर, एक भारतीय सैनिक के अंदर और एक भारत मां के लाल में ही हो सकती है। इस प्रकार की कहानियों को सुनकर आपको कैसा लगा? क्या आपके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हुई? क्या आपको आज विश्वास हुआ कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिन लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनके परिवारों ने अपना सब कुछ खोया, क्या हम आज एक ऐसे भारतीय बनकर जी रहे हैं ताकि उनको फक्र हो कि उन्होंने ऐसे देश और ऐसे देशवासियों के लिए अपने जान गंवाई, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन हरीफुद्दीन, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, ये सब मिसालें हैं। भारतीय सेना में ऐसी मिसालों की कोई कमी नहीं। ये हमारी एक छोटी सी पेशकश थी कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को रूबरू उस घटनाओं से वाकफियत कराने की, ताकि भारत के हर इंसान में वो जज्बा जिंदा रहे कि ये देश का झंडा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चल रही है, ये देश का झंडा हर उस सैनिक की अंतिम श्वास की वजह से लहरा रहा है। जय हिंद दोस्तों, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ देश प्रेम की भावना को अपने दिल में समेट के रखिए। जय हिंद।